ये सब तरह का चीज दिया जाता था। आप आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब खेती में भी चेंज होने लगा। There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plugs. अब याद रखिएगा लोहा, वैदिक सिविलाइजेशन को जो दो भाग में बांटा गया है, इसका मेन बेसिस ये है कि लोहा मिल गया था। अब इंसान लोहा से परिचित हो गया था। लोहा थोड़ा सा हार्ड मेटल होता है ना। अब लोहा का प्लग बन गया, माने हल बन गया। पहले हल किसका बनता था? पहले लकड़ी का हलता था। लकड़ी लोहा का कंपैरिजन में तो उतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता होगा कि सर हल मतलब मिट्टी को ढील करना, लोहा के भी हल से मिट्टी ढील हो रहा है, लकड़ी के भी हल से मिट्टी ढील हो रहा है, तो परिवर्तन कहाँ आया? परिवर्तन ये आया कि लकड़ी का हल से आप नरम मिट्टी को तो ढील कर सकते हैं, लेकिन सख्त मिट्टी को ढील करने के लिए आपको कुछ हार्ड चीज ही चाहिए। लकड़ी का चीज वो टूटेगा। दिस मीन दैट हेवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर विद द वुडन देन विद द वुडन प्लग से, है ना। मतलब अब सख्त मिट्टी को भी आराम से ढील किया जा सकता है। मिट्टी को ढील क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि उसको पे सोइंग करेगा ना। सोइंग मतलब बोएगा। So that the grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. Paddy मतलब क्या होता है? शायद बहुत बच्चों को पता नहीं होगी। पैडी मतलब राइस, है ना। मैं भी पहले ये कंफ्यूज होता था। धान और चावल दोनों में क्या अंतर है? धान उस चीज को बोला जाएगा जो जिसमें हस्क लगा होगा, है ना, मतलब उसमें खोल लगा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। चावल मतलब राइस। तो पैडी जो ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपने किसी ने पैडी का कल्टीवेशन देखा होगा तो पहले क्या किया जाता था? पहले अभी किया जाता है ऐसे, एक जगह में रेनी सीजन में बहुत सारा सीड डाल दिया जाता है। इसमें मान लीजिए हजारों गाछ हो जाते हैं और ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में हो जाते हैं, है ना। बहुत जगह होते हैं, मान लेते हैं गिने टाइम में होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं। अब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता था। अब इसको एक बड़े एरिया में प्रॉपर वे में लगाया जाता था, है ना। आज भी सेम सिस्टम यूज होता है। इसको कहा जाता है यहाँ से ट्रांसप्लांट करके, जब ये बड़ा हो गया ट्रांसप्लांट करके दूसरे खेत में डाला गया। इससे क्या होता था? इससे होता था कि प्लांट वुड स्प्रॉट सैपलिंग वेर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द हेड्स फील्ड्स। इससे क्या होता था? इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता। आप ही सोचिए ना, इतने कम एरिया में अगर मैंने 10,000 सीड दिया है और इसी सीड को जब ट्रांसप्लांट करके अलग अलग किया तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा। स्वाभाविक बात है, इसी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। However, it was back-breaking work. Generally, slave and women, जिसको दास दासी कहा जाता था। दास मतलब मेन स्लेव, दासी मतलब वुमेन स्लेव। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, जिनका जमीन नहीं होता था, भूमिहीन किसान। याद रखिएगा, कामाकार्स बोला जाता था, है ना। कामाकार्स मतलब जिनके पास भूमि नहीं है ना। ये सभी इसमें काम करते थे। अब यहाँ पर फिर से आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू थिंक व्हाई किंग्स वुड इनकरेज दिस चेंजेस। ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, लोहा का हल से अब लोहा का, लकड़ी के हल से अब लोहा के हल में आ गया, या गुलामों से काम करवाया जा रहा है, क्या ये राजा इस सब में समर्थन था? स्वाभाविक बात है, राजा समर्थन दे रहा था। क्योंकि राजा को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, ज्यादा टैक्स चाहिए, और ये ज्यादा टैक्स दे रहा था, है ना। अब एक हम चैप्टर के लगभग लास्ट में पहुंच जा रहे हैं। एक क्लोजर लुक ऑन मगध। मगध साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी, शुरुआत में थी राजगिरी, उसके बाद बनी पाटलिपुत्र, फिर थोड़े समय के लिए रही वैशाली, फिर उसके बाद बदल गई पाटलिपुत्र। अगर मैं मगध के बारे में थोड़ा सा हिंट दूं तो मगध का शुरुआती राजा था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है ना। अजातशत्रु आपको पता होगा, अजातशत्रु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, है ना। गौतम बुद्धा के समकालीन हुआ करते थे अजातशत्रु, और ये अजातशत्रु भी मगध के साम्राज्य में ही राजन थे। इसके बाद इसी मगध किंगडम में ही एक नंद डायनेस्टी आती है ना, जिसका अंतिम राजा धनानंद था, जिसने चाणक्य को बेइज्जत करके बाहर निकाला था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इसी मगध किंगडम में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, है ना। इसी मौर्य साम्राज्य में एक राजा हुआ अशोक, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ही आप पढ़िएगा। तो मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद अबाउट 200 ईयर इन 200 सालों में मगध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। 200 सालों के दरमियान मगध
सारे जनपदों में से सबसे बड़ा जनपद बन गया। ये क्यों बना, है ना, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि जो मगध है ना, उसके पास बहुत सारी नदियां हैं। सबसे मेन तो गंगा है और इसकी सहायक नदी गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट फॉर, अब ये दो नदी क्या काम करती थी, ऐसी तो बहुत सारी नदी थी लेकिन ये दो मुख्य नदी थी, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी, वाटर सप्लाई और मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ट्रांसपोर्ट मतलब एक, अगर आप देखिएगा पाटलिपुत्र शहर को, तो ये एक कह सकते हैं ना, ये एक जैसे मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी एक डिफेंसिव कैपिटल थी, है ना, क्योंकि राजगिरी आप देखिएगा लगभग 3 साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अगर किसी सेना को आक्रमण करना है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करके आना पड़ेगा। मतलब वो राजगिरी एक डिफेंसिव कैपिटल हुआ करती थी। बट अगर आप पाटलिपुत्रा को देखिएगा ना, तो पाटलिपुत्रा इस तरह से है, ये गंगा नदी है, इधर से नदी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है, इधर से नदी आ रही है, बहुत सारी नदी आ रही है। तो ये एक डिफेंसिव कैपिटल हो गई। अगर राजा को आक्रमण करना है तो नदी के सहारे बोट में सेना को भेजो और चलो। तो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा था। पानी की कोई कमी नहीं होती थी क्योंकि बहुत सारी नदियां थी। साथ साथ इस सब नदी के कारण यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। जमीन उपजाऊ होगी तो क्या होगा, मैंने बताया आपको, खेती अच्छा होगा, खेती अच्छा होगा तो टैक्स भी अच्छा मिलेगा। पार्ट्स ऑफ मगध वेर फॉरेस्टेड। अब मगध जंगलों से भरा हुआ था, है ना। इस जंगल में क्या हुआ करते थे, इस जंगल में लकड़ी की तो कोई कमी नहीं होगी, खासकर हाथी। हाथी बहुत बड़ा चीज है भाई साहब। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना एंटर इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहला बार हाथी देखा था पोरस के साथ जब युद्ध हुआ था। तो हाथी ने उनके बहुत ही, उसको क्या कहता, दांत खट्टे किए थे। तो अब हाथी बहुत ही युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। और हाथी भी ऐसा वैसा नहीं, सेना के हाथी में सूंड में लोहा वगैरह लगा दिया जाता था, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। और साथ साथ उन पे नशीले चीज हाथियों को खिला दिया जाता था, तो फिर वो जिधर जिधर जाता था उसका तोड़ फोड़ के निकल जाता था। तो हाथी बहुत इंपॉर्टेंट था युद्ध के लिए। Which live in the forest could capture and train for the army। फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे लकड़ी मिल रहा था जंगल से, ये लकड़ी घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, कार्ट्स और चैरियट रथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। इसके साथ साथ सबसे मेन चीज लोहा था। लोहा क्यों था, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारा खनिज है। शुरुआत में तो उतने खनिज के बारे में इंसान को पता नहीं था, लेकिन जो लोहा के बारे में पता था, लोहा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस लोहा से वो क्या बनाने लगे, हथियार बनाने लगे। और ये हथियार सेना ने इस्तेमाल किया अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। शुरुआत में बिंबिसार को हम कह सकते हैं शुरुआती फाउंडरों में से एक है। अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही समकालीन हुआ करते थे, कॉन्टेम्परेरी हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। Who used all possible means to conquer other जनपद। इन्होंने कहा साम दाम दंड भेद सब अपना लिया आसपास के जनपदों को कैप्चर करने के लिए। मैट्रिमोनियल किया गया, किन्होंने शादी कर लिया किसी दूसरे साम्राज्य से, कोई जबरदस्ती कैप्चर किया, है ना। He extended his control। अच्छा, यहाँ महापद्मनंद was another important ruler। तो महापद्मनंद दूसरे रूलर हुआ करते थे, नंद डायनेस्टी। Another important rule, he extended his control to the northwest part of the subcontinent। राजगृह, बिहार was the capital of मगध। यहाँ राजगृह फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट कैपिटल कौन था मगध का, राजगृह। राजगृह मैंने आपको बताया ये एज ए डिफेंसिव कैपिटल थी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेवरल ईयर्स, मतलब शुरुआती सालों तक मगध की राजधानी क्या रही, राजगृह। लेटर शिफ्ट हो गया पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। कुछ समय के लिए मगध की राजधानी वैशाली भी हुआ थी, फिर वैशाली से फिर शिफ्ट होकर पाटलिपुत्रा आ गया। मोर देन 23 ईयर्स अगो, आप ये देखिए 2300 ईयर्स अगो अलेक्जेंडर नाम का राजा था, क्योंकि मैसिडोनिया यूरोप में है, मैसिडोनिया का राजा हुआ करता था। उसके जो गुरु थे अरस्तु, उसके गुरु के क्या नाम था, अरस्तु। अरस्तु ने उसे बताया था एक बार कि हिमालय के पास, हिमालय में तुम खड़े हो गए ना तो लगभग तुम्हें पूरा साम्राज्य, माने पूरा दुनिया दिखेगा। तो आप याद रखें, अलेक्जेंडर को द कॉन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना, विश्व विजेता। इसका मतलब ये नहीं कि इसने पूरा विश्व को विजय कर लिया। इसका मतलब ये है कि उस समय लोगों को पता था कि यहाँ जितना लैंड है उस सारे लैंड में अलेक्जेंडर ने अपना छाप छोड़ दिया था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कहा जाता है। इन शॉर्ट, तभी इंसान को जब तक पता था कि इतना ही जमीन है, उस सारे जमीन में अलेक्जेंडर ने अपना छाप छोड़ दिया था, इसीलिए अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है, विश्व विजेता।
who wanted to become the world conqueror, है ना, उसे विश्व विजेता बनना था, इसीलिए इसने अलग अलग पार्ट्स में कैप्चर किया, जैसे इजिप्ट, वेस्ट एशिया, सब जगह आया, बट इंडिया में एंटर किया। बट भाई साहब, इंडिया तो पवित्र नगरी, इंडिया में चाणक्य जैसे लोग थे। आप देखिएगा चाणक्य का योगदान जो अलेक्जेंडर को एंटर नहीं होने दिया, सिर्फ चाणक्य के नहीं, बहुत सारे कारण थे, लेकिन चाणक्य मैं मानता हूं, मेरे हिसाब से चाणक्य ने सबसे ज्यादा दिमाग लगाया, है ना। इसलिए कहावत प्रचलित हो गई है कि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य और उठा तो रावण। तो चाणक्य जो था वो बहुत ही ब्रिलियंट था। आप चाणक्य के बारे में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य ने ही राजा बनाया था। When he wanted to march further, तो जब ब्यास नदी के आगे आ गया, तो ब्यास नदी में अलेक्जेंडर का युद्ध होता है पोरस के साथ। यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, आप ये लिख लीजिए, पोरस के साथ ब्यास नदी में उसका युद्ध होता है ना। अब ये आगे कई किताबों में आपको झेलम में मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, बट हिस्टोरी क्या होता है कि अलग अलग राइटर अलग अलग हिसाब से लिखते हैं। तो इस नदी के बाद में वो नहीं जाना चाह रही थी, इसके कई कारण थे, ये आपको जानना जरूरी नहीं है, बट ये देखिए कि एक भय प्रकट हो गया था। वो क्या डरते थे? They were scared as they heard that the rulers of India was vast army of foot soldiers, chariots and elephants। तो उनको, है ना, चाणक्य ने ही इस सेना में यहाँ पर डर फैला दिया था कि जो नंद डायनेस्टी है, जब अलेक्जेंडर आया था तो मगध में नंद डायनेस्टी का राज हुआ करता था। उसने कहा कि नंद डायनेस्टी में विशाल आर्मी है, अभी तो सिर्फ पोरस की छोटी सी सेना से तुम्हारा सामना हुआ है, आगे जाओ तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है ना। तो इस तरह के कहने का मतलब है सेना के मन में एक डर पैदा हो गया था। तो इन व्हाट वेज दिस आर्मी इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की आर्मी ना ज्यादा ही वेल इक्विप्ड थी, ना ज्यादा ट्रेंड थी, है ना। ये आर्मी ट्रेंड थी, युद्ध लड़ने की सारी रणनीति जानती थी। तो अब हमने किंगडम पढ़ लिया, किंग पढ़ लिया। अब चैप्टर का जो लास्ट है, जिस रिपब्लिक यानी गणराज्य, अब हम गणराज्य के बारे में जानते हैं। तो एक क्लोजर रूप इन वज्जी। सबसे पहले हम समझते हैं गण क्या होता है। गण ग्रुप्स ऑफ मेनी मेंबर्स को कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर। ये उस समूह के लिए यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर हो। और संघ किसको मतलब? संघ मतलब संगठन, है ना। आपने नाम सुना होगा हिंदू संघ, है ना। तो इस तरह का संघ होता है, विश्व हिंदू संघ, इस तरह का भी संघ होता है। While Magad become more powerful kingdom, Vajji is the capital of वैशाली। याद रखिएगा, वज्जी with its capital वैशाली। वैशाली की राजधानी, वैशाली राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? वज्जी की। वज्जी एक रिपब्लिक था। इसी रिपब्लिक में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, गवर्नमेंट था, इसी से निकलेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो वो सब जो आया है इसी वज्जी कॉन्फेडरेसी से आया है। वज्जी की राजधानी क्या हुआ करती थी? वैशाली। आज मॉडर्न डे बिहार में। वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण या संघ कहा जाता था। गण और संघ में क्या हुआ करता था? देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। इसमें एक नहीं कई रूलर हुआ करते थे। सारे रूलर मिलकर डिसाइड करते थे किसी भी मैटर पे। उनको डिसीजन लेना होगा तो सारे मिलकर बैठेंगे और उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, ईच वन वाज नोन एज राजा। भाई साहब 1000 से ज्यादा राजा रहता था किसी किसी गण में, है ना। डिसीजन सारे मिलके करते थे, मेजोरिटी जिसके साथ जाएगी वही चीज किया जाएगा। दिस राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, दे आल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट टू हैव बीन डन एंड नॉट थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। फॉर एग्जांपल, अगर उनको किसी पे अटैक करना है तो किसी एक का मर्जी नहीं होना चाहिए, सारे मिलकर डिसाइड करेंगे, एक डिबेट होगा कि अटैक करने के बाद उनको फायदा हो या क्या होगा, उसके बाद ही अटैक किया जाएगा, है ना। लेकिन पॉइंट इसमें क्या है? इसमें पॉइंट है कि कामाकार्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति नहीं थी, महिलाओं को अनुमति नहीं थी, दास दासियों को अनुमति नहीं थी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि गणराज्य में भी डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू दिस गन्स, है ना। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि बुद्धा और महावीरा के जो वंश थे इसी गण से आए थे, इसी कॉन्फेडरेशन से आए थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन द बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट। अब पढ़ते हैं, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिग् निकाय। दिग् निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना। दिग् निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये सब किताब है धार्मिक बुद्धिस्ट का। तो दिग् निकाय एक बुद्धिस्ट बुक है जिसमें क्या है, जिसमें स्पीचेस है बुद्धा का। मतलब बुद्धा ने जो प्रवचन दिया, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्धा ने जो लिखा, बुद्धा ने जो बोला, वो किस में लिखा गया है? दिग् निकाय में लिखा गया है। इसी तरह का और सारा बुक है। अंगुत्तर निकाय भी सबसे फेमस बुक है। These were written down about 2300 years ago। अब अजात
Ajatsu and the Vajji. Ajatsu wanted to attack Vajjis. He sent his minister named Vasakara बुद्धा के पास एडवाइस देने के लिए। बुद्धा के पास क्या भेजा कि महाराज मैं वज्जी पे आक्रमण करना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है वज्जी गौतम बुद्धा का क्या जवाब हुआ होगा? गौतम बुद्धा का यही जवाब था कि वज्जी जब तक रिपब्लिक रहेगा तब तक वो किसी के अंडर में नहीं आएगा, है ना। क्या रीजन दिया? दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, दे मीट एंड एक्ट टुगेदर, दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल। तो एक गणराज्य का जो जो चीज होना चाहिए इस महीने भर या एक पर्टिकुलर टाइम में निश्चित मिलेंगे, है ना, दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल, वो सब आपस में जो नियम बनाएंगे वही वो फॉलो करेंगे। लेकिन किंगडम में ऐसा नहीं हुआ था। राजा नियम बनाएगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजा वो फॉलो करेगा, है ना। आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ कोरिया वाला सिचुएशन हो सक रहा है। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स। वज्जी वुमेन वे नॉट हेल्ड बाय फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। महिलाओं का यहाँ पर बहुत ही सम्मान किया था। भले ही उन्हें असेंबलीज में इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था बट उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन किंगडम में क्या हुआ करता था, किसी साम्राज्य में हमला किए सारे महिलाओं को उठा के लेके चलो, है ना, एज अ गुलाम। धीरे धीरे देखिएगा सेम मुस्लिमों ने भी किया था, इसीलिए चाइल्ड मैरिज शुरू हो गया था। आप हिस्ट्री में, मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़िएगा, चाइल्ड मैरिज भी शुरू हुआ था इसी के कारण कि जिस साम्राज्य में आक्रमण होता था उस साम्राज्य की सारी महिलाओं, सारी औरतों को बंधक बना के लेके चला जाता था। इसीलिए परिवार वाले सोचते थे कि चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। चैत्य वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज। चैत्य क्या होते थे? चैत्य मतलब लोकल श्राइन्स, जहाँ पर साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए लोग आते थे। हर जगह इकट्ठा बनाया गया था। वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर फ्री एंड फ्री। जो संत हुआ करते थे, जो समझदार ज्ञानी हुआ करते थे, है ना, गुरु जैसे कह सकते हैं, उनके ऊपर में कोई चेक बैलेंस नहीं था। वो जहां भी जाए जा सकते थे, कभी भी आ जा सकते थे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ज्ञान को फैलने के लिए ये सारा जगह था। इसीलिए तो इसी रिपब्लिक से, इसी वज्जी रिपब्लिक से आप देखिएगा बुद्धिज्म जैसा धर्म निकलता है ना। गौतम बुद्धा का वंश इसी से था रिलेटेड। इनफैक्ट महावीरा का भी इसी से रिलेटेड था। इन व्हाट वेज वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद? कई सारे एग्जाम्पल, आप यहीं से भी एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राजा, है ना, दोनों राजा अलग अलग, वैदिक सभ्यता का राजा और महाजनपदों का राजा में बहुत अंतर है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा जिसमें घोड़ा का बलिदान दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया, 4 वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जनपद के बारे में पढ़ा, है ना, जहां लोग सबसे पहले पैर पर रखे। यही जनपद आगे जाके महाजनपद का निर्माण करता है, जिसमें मगध के बारे में हमने थोड़ा सा केस स्टडी किया। फोर्टिफिकेशन देखा, है ना, किलाबंदी देखी। किलाबंदी में मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया कि जैसे पाटलिपुत्र में एक मोट का निर्माण किया गया था, किला के चारों तरफ खाई खोदी गई थी, है ना। आर्मी देखे, स्टैंडिंग आर्मी रखने लगा जनपद में। वैदिक सिविलाइजेशन में पहले आर्मी नहीं हुआ करती थी, स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन अब स्टैंडिंग आर्मी रखने लगे। इसे स्टैंडिंग आर्मी को रखने के लिए पैसा चाहिए था, सैलरी तो देना पड़ेगा ना। सैलरी लेने के लिए टैक्स कलेक्ट ज्यादा होने लगा, रेगुलर टैक्सेशन होने लगा, ट्रांसप्लांटेशन होने लगा, मतलब अब पौधे का, पैडी का खासकर ट्रांसप्लांटेशन हो गया। साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन आए। अब लोग लकड़ी के हल के बजाय लोहा के हल में आ गए। गण और संघ के बारे में हमने पढ़ा, है ना, जिसके कारण वैशाली और वज्जी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो रिपब्लिक एक तरह का लोकतंत्र, जहां देख रहे हैं ये लोकतंत्र की तरीका है कि जहां जो नियम बनाएगा वो नियम वो खुद फॉलो करेगा। यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है ना। मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनार्की मतलब हुआ राजशाही। राजा ने नियम बनाया, राजा का मन हुआ सुबह उठ के ये नियम बदलो, ये नियम बदलाएगा। फिर आपने बोला कि इसको पकड़ के इसको मारो, वो किया जाएगा। राजा जो कहेगा वही सत्य है ना। बाहुबली में मेरा वचन ही है शासक, बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता था। जो नियम बनाएंगे उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे नियम बनाने वाला ही क्यों ना हो। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्योर द संघ्स, है ना, जैसे कि ये अजातशत्रु और वज्जी के बारे में कहानी है। वो क्या चाहते थे? संघ को कैप्चर करना चाहते थे। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर अगो व्हेन द लास्ट गन, जो लास्ट गन था उसको भी कॉन्क्योर कर ले लिया गुप्ता की रूलर ने। गुप्ता रूलर, जिसको आप लोग चैप्टर 10 में पढ़िएगा, स्वर्ण काल कहा जाता है इसी समय भारत को। तो चैप्टर के हम लास्ट में पहुंच गए हैं।